नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज 10 सितंबर 2025 को अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। राहु काल दोपहर 12:24 से 1:57 तक रहेगा। हरियाणा में आज मौसम में कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। नेपाल में उपद्रवियों ने पूर्व पीएम की पत्नी को जिंदा जलाया। पीएम ओली ने दिया इस्तीफा। उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की जीत। सीपी राधाकृष्णन को मिली कुर्सी। लद्दाख में हिंसकलन में 3 जवान शहीद। कुल्लू में लैंडस्लाइड से 5 की मौत। पीएम ने पंजाब और हिमाचल के लिए 3100 करोड़ के बाहर राहत पैकेज का ऐलान किया। जम्मू कश्मीर में आप विधायक की गिरफ्तारी का विरोध। डोडा में पुलिस पर पत्थरबाजी। इजराइल का कतर की राजधानी दोहा पर हमला। हमास लीडर को बनाया निशाना। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं नेपाल में मचे बवाल की। नेपाल में सोशल मीडिया बैन के खिलाफ शुरू हुआ युवाओं का प्रदर्शन अब बेहद उग्र रूप ले चुका है। प्रदर्शनकारियों ने पूर्व पीएम की पत्नी को जिंदा जला दिया। संसद, पीएम और राष्ट्रपति की निजी आवास में आग लगा दी गई और सुरक्षा बलों से उनके हथियार छीन लिए। उन्होंने 2 पूर्व पीएम के घर पर हमला भी बोला। पूर्व पीएम झालनाथ खन्नाल के घर में आग लगा दी। इसमें उनकी पत्नी राजलक्ष्मी चित्रकार गंभीर रूप से घायल हो गई और अस्पताल में उनकी मौत हो गई। उधर पूर्व प्रधानमंत्री शेख बहादुर देउबा को उनके घर में घुसकर पीटा, जबकि वित्त मंत्री विष्णु पंडेल को काठमांडू में उनके घर के पास दौड़ा कर मारा गया। देश में जारी हिंसक घटनाओं के बीच प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने पद से इस्तीफा दे दिया है। सेना का एक हेलीकॉप्टर उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले गया। राजधानी काठमांडू और आसपास के इलाकों में झड़पों और आगजनी में अब तक 22 लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 400 से ज्यादा लोग घायल हैं। नेपाल हिंसा का असर भारत में भी देखने को मिल रहा है। पीएम मोदी ने नेपाल हिंसा पर केंद्रीय सुरक्षा समिति की बैठक की और नेपाल भारत बॉर्डर के हालात जाने। नेपाल में जारी हिंसा को देखते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस ने नेपाल में लगे बॉर्डर के इलाकों में हाई अलर्ट जारी किया है। वहीं नेपाल में फंसे भारतीयों के लिए कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। हेल्पलाइन नंबर और व्हाट्सएप नंबर भी जारी किए गए हैं। अब खबर उपराष्ट्रपति चुनाव की। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने भारी मत हासिल कर उपराष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज की। उन्हें प्रथम वरीयता के 452 वोट मिले। वहीं इंडिया कैंडिडेट सुदर्शन रेड्डी को प्रथम वरीयता के 300 वोट ही मिले। राधाकृष्णन 152 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। कांग्रेस ने इंडिया अलायंस के 315 सांसदों का वोट का दावा किया था। हालांकि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को 15 वोट कम मिले। बीआरएस और बीजेडी ने चुनाव में भाग नहीं लिया, जबकि राज्यसभा में बीआरएस के 4 और बीजेडी के 7 सांसद हैं। लोकसभा में इकलौते सांसद वाले शिरोमणि अकाली दल ने भी पंजाब में बाढ़ के चलते वोट डालने से इनकार कर दिया। इससे पहले जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई को खराब सेहत का हवाला देकर उपराष्ट्रपति पद से अचानक इस्तीफा दे दिया था। उनका कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक था। बता दें कि उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु से हैं और आरएसएस से जुड़े हुए हैं। वे 1998 में कोयम्बटूर से पहली बार लोकसभा के लिए चुने गए। 1999 में फिर से इस सीट से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। राधाकृष्णन को 2023 में झारखंड का राज्यपाल बनाया गया था। फिर जुलाई 2024 में उन्हें महाराष्ट्र भेजा गया था। अब खबर मौसम के बारे में। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में सोमवार रात लैंडस्लाइड से टूटे घर में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। वहीं लद्दाख के सियाचिन में सेना के बेस कैंप में हिमस्खलन के बाद 3 जवान शहीद हो गए। एक कैप्टन को बचा लिया गया। शहीद जवान महार रेजिमेंट के थे। बचाव दल के सैनिक लगभग 5 घंटे तक बर्फ में फंसे रहे। उत्तर दिल्ली में पंजाबी बस्ती के इलाके में सोमवार देर रात 4 मंजिला इमारत अचानक ढह गई। घटना के समय इमारत खाली थी, लेकिन कुछ वाहन मलबे में दब गए। गुजरात के अहमदाबाद में सोमवार रात बाइक सवार कपल पानी भरी सड़क से गुजर रहा था। रास्ते में गड्ढे में करंट का तार था, जिसकी चपेट में आने से दोनों की मौत हो गई। राजस्थान में इस मानसून सीजन में राज्य के इतिहास में दूसरी सबसे ज्यादा बारिश 693.1 mm हुई और 108 साल पहले 1917 में 844.2 mm दर्ज की गई थी। अब तक राज्य के 63% बांध फुल हो चुके हैं। हरियाणा की बात करें तो हिसार और चरखी दादरी व अन्य जिलों में बारिश हुई और बाकी जगह मौसम सामान्य रहा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
मंगलवार को हिमाचल प्रदेश और पंजाब में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हेलीकॉप्टर से हवाई सर्वे किया। दोनों राज्यों के लिए उन्होंने कुल 3100 करोड़ रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया। इसके अलावा मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। गुरदासपुर में पीएम मोदी ने 19 किसानों, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम से बातचीत की। मंत्रियों व अधिकारियों के साथ बैठक के बाद उन्होंने पंजाब को 1600 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। इस पर पंजाब के मंत्री बरिंदर गोयल ने कहा कि ये बहुत बड़ा मजाक है। वहीं आप प्रदेश अध्यक्ष अमन अरोड़ा ने कहा कि केंद्र ने पंजाबियों के जख्मों पर नमक छिड़का है। बता दें कि पंजाब ने केंद्र से 6000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की मांग की थी। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कुल्लू, मंडी और चंबा में हुए नुकसान का सर्वे किया। कांगड़ा में बैठक में अधिकारियों ने प्रेजेंटेशन लिया और 1500 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान किया। बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी मौजूद रहे। यहाँ पीएम ने 18 प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। अब खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के डोडा में आप विधायक महराज मलिक की गिरफ्तारी के विरोध में पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने डोडा और जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद जिले में पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। मलिक की रिहाई के समर्थन में नारे लगाते हुए उनके सैकड़ों समर्थकों ने फटानास गांव में मार्च निकाला और डोडा चलो आंदोलन शुरू किया। जिला मुख्यालय आ रहे प्रदर्शनकारियों ने पुलिस को रोकने पर पत्थरबाजी की। इसके बाद सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले दागे। इलाके में माहौल तनावपूर्ण होने पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। जिला प्रशासन ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 लागू कर दी है। दरअसल आपकी जम्मू कश्मीर इकाई के अध्यक्ष मलिक को 8 सितंबर को सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने के आरोप में पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट पीएसए के तहत हिरासत में लिया गया था और बाद में उन्हें कठुआ जिला जेल में बंद कर दिया गया था। अब खबर दोहा से। इजराइल ने एक बार फिर कतर की राजधानी दोहा पर निशाना साधा है। इजरायली सेना ने ऐलान किया कि उसने हमास के वरिष्ठ नेताओं को निशाना बनाकर हवाई हमला किया है। दावा किया गया कि यह हमला खासतौर पर हमास चीफ खलील अल हया के निशाना बनाकर किया गया था। जब यह हमला हुआ तब हमास नेता अमेरिकी युद्ध विराम प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे थे। इजरायली सेना और सुरक्षा एजेंसियों ने कहा कि यह हमला बेहद सटीक तरीके से उन हमास नेताओं पर किया गया जो संगठन की गतिविधियों को लंबे समय से चला रहे थे। सेना के मुताबिक ये नेता 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हुए हमले के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार थे। हालांकि अभी ये साफ नहीं हो सका कि इसमें कोई घायल हुआ या नहीं। इस बीच इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल इस हमले की पूरी जिम्मेदारी लेता है। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरी भूमि टीवी। और अधिक खबरों को विस्तार से जानना है तो हरी भूमि अखबार पढ़ें या हरी भूमि की वेबसाइट पर जाएं।